एक दिन पहले उनका इंतकाल हुआ, अगले दिन रिज़ल्ट आया। तो ये एक संदेश है और भी लोगों के लिए कि जीवन हमेशा एक समान नहीं होगा, समय बदलता है और बदलेगा। नहीं, ये तो श्योर था कि अगर वो होते तो आज शायद मिठाइयाँ बट रही होती, शायद वो लोगों से मिलते और बहुत सारे लोगों से मैं भी मिल पाता, कॉल कर पाता। लेकिन अपूर्णीय क्षति तो है हमारे परिवार के लिए, तो बहुत चैलेंजिंग था, मैं बस इतना कहूँगा। और उस दुख को कम करने में इस रिज़ल्ट ने अगर किसी की थोड़ी सी भी मदद की है तो मुझे अपने ऊपर गर्व होगा। और मुझे पता था कि 1-2 दिन में परिणाम आने वाले हैं, लेकिन मैं उस समय बैडमिंटन खेल रहा था और मुझे पता चला कि मेरे चाचा का इंतकाल हो गया, तो वो बहुत चैलेंजिंग टाइम था। खरैया बस्ती का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर नशे का चलन चला हुआ है, लेकिन हमारे बीच ऐसे भी स्टूडेंट, ऐसे भी बच्चे हैं जो बिहार प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं अपना योगदान देने के लिए। मेरे साथ है मनोवर हुसैन, इनसे जानते हैं कि ये जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ ये कैसे क्लियर किया आपने और कितनी बड़ी चुनौती थी ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेना? निश्चित रूप से ये जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं जी। तो ये लंबा अंतराल तक चलता है, तो इस बीच में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, आपके प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखना होता है। तो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि ये स्ट्रक्चरल चैलेंज ज़्यादा होता है बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ। आपने पहली बार में क्लियर किया या इससे पहले भी आपने एग्ज़ाम दिया? एक्चुअली मैं यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ था, तो बीपीएससी का ये पहला प्रयास था मेरा, लेकिन उससे पहले मैंने 2 बार यूपीएससी में भी प्रयास किया था, जो किसी कारण से वो प्रयास मेरा सफल नहीं रहा जी। और फाइनली आज मुझे ये सफलता मिली। ये सेवा वित्त प्रशासनिक सेवा है। अच्छा। और जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट इसका नोडल एजेंसी है। नए काडर का निर्माण किया गया था, फाइनेंस से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट होता है उनके लिए। दर्शकों को मैं बता दूं, क्योंकि मैं भी खरैया बस्ती से ही आता हूं, तो इनके बारे में मैं इनको बचपन से देखा है मैंने, और बचपन से ही ये पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थे और इनकी रुचि जो थी वो क्रिकेट, हम लोग भी साथ में क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट भी हमने साथ में खेला है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ते थे तब इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। पॉलिटिक्स में भी आपको इंटरेस्ट था, आप स्पोर्ट्स में भी था, इस फील्ड में आने का कब मन बना और कैसे बना? ये एक रोचक तथ्य है कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक समय के लिए एक्टिव था जी। और अपने महाविद्यालय से निर्वाचित छात्र संघ महासचिव था। लेकिन एक समय के बाद लगा कि एक लंबा करियर है जीवन में, तो उनको लेकर भी अब सीरियस होना है। और परिवार की भी ये राय थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, और उसमें सिविल सर्विस एक प्रतिष्ठित माध्यम माना जाता है। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी। लोग कह रहे हैं, अररिया में जो लोग आपको जानते हैं, कि आप यूपीएससी मटेरियल हैं जी। तो आपने अभी बीपीएससी किया, आगे की क्या प्लानिंग है? क्या वाकई लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की जो आपकी तरफ, क्या आप यूपीएससी की भी तैयारी आगे करेंगे क्या? मैं हर उस छात्र को जो ग्रेजुएट हैं, जो एलिजिबल हैं, सबको एक पोटेंशियल कैंडिडेट मानता हूं। केवल मैं एक पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं हूं। जब कोई और कर सकता है यूपीएससी, तो हम लोग भी कर सकते हैं जी। ये आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ा है इस सफलता के बाद जी। और हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने लाइफ में, अपने करियर के जो एस्पेक्ट होते हैं उनमें आगे जाए। तो मेरा भी प्रयास होगा कि मैं और अच्छा करने का, और आप लोगों की अगर अपेक्षा है मुझसे ज़्यादा, तो उसको प्रयास करूं कि फुलफिल करूं। शुभकामनाएं हैं इसके लिए। धन्यवाद। जो शुरुआती शिक्षा हुई आपकी, वो कहाँ से हुई? मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात करूं, जो हमारा फाउंडेशन होता है उसमें आला मखदूम मुजीब साहब का बड़ा योगदान है। उन्होंने गर्ल्स आइडियल एकेडमी में बिना किसी आर्थिक बोझ के बच्चों के लिए बेहतरीन व्यवस्था की थी। उसके बाद नवोदय विद्यालय में 7 वर्ष जो मुफ्त शिक्षा मिलती है, आपको पता होगा, 6ठी से लेकर 12वीं तक मुझे नवोदय जाने का सौभाग्य मिला। और ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल महाविद्यालय है नॉर्थ कैंपस में, वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन 2020 के नवंबर तक फाइनल हुआ, क्योंकि वो कोविड का साल था और उसमें डिले भी हुआ। और उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी में था। फ़िलहाल हमदर्द स्टडी सर्कल आपने सुना होगा, वहाँ पर इनरोल्ड हूँ। युवाओं का सपना होता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा में आने का, कितनी बड़ी चैलेंज होती है लोगों के लिए? ये एग्ज़ाम कितना टफ होता है? किस तरह से तैयारी करे जो युवा इस एग्ज़ाम को फेस कर पाए? इसके बारे में थोड़ा। मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप इसको एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मत मानिए, क्योंकि इसमें लाखों बच्चे बैठते हैं और अंत में कुछ 400-500 या फिर जितनी वैकेंसीज होती हैं उनके हिसाब से आपको लिया जाता है। तो इसका ये अर्थ नहीं कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज में नहीं जा रहे हैं वो अयोग्य थे। तो ये एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक मुहिम भी है कि अगर आपको अपने परिवार को, अपने समाज को एक सकारात्मक संदेश देना है, और उसके लिए कोई भी छात्र मेहनत कर सकता है अगर वो ग्रेजुएट है, और करना भी चाहिए अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो। कितने घंटे मेहनत करें इसके लिए, इस एग्ज़ाम को फेस करने के लिए? आपने कितने घंटे पढ़ाई कंटिन्यू आपने रखा? मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये बड़ा सब्जेक्टिव सवाल है। हो सकता है किसी की लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी है तो वो उसके लिए 7 घंटे भी डेली इनफ है, और किसी को 12-13 घंटे भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप अगर
अच्छी नींद ले पा रहे हैं, और उसके अलावा जितना मेहनत कर पा रहे हैं वो आपके इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पर है। और मेरे लिए मुझे क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ज़्यादा प्रेरित करती है, और हमारे सीनियर्स ने भी यही कहा है कि आपको क्वालिटेटिव पढ़ाई करनी चाहिए, तो घंटे मैटर नहीं करने चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट छात्र होते हैं जो एग्ज़ाम में बैठते हैं, वो पहली बार में क्लियर नहीं कर पाते, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी। ऐसे युवाओं को क्या कहेंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है और आप लोगों को इस पर बात भी करनी चाहिए। मैं सारे गार्जियन से अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों के मानसिक हालत का ज़रूर आप उनसे सूचना लें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस प्राइम टाइम पर सालों साल मेहनत करता है और नौकरी नहीं पाता है, तो उनको डिप्रेशन में जाना एक तरह से आप कह सकते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट है इस कंपटीशन का। तो उसके लिए काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको अपने सीनियर से बात करनी चाहिए उन युवाओं को। और हम लोग भी समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इंटेलिजेंट नहीं थे जी। वो हो सकता है हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, हमसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। तो पेरेंट्स की भूमिका अहम है, उन पर ज़्यादा दबाव मत डालें। सोशल प्रेशर और जो समाज के लोग हैं उनको भी देखना होगा कि केवल प्रतिष्ठा पाने का यही तरीका नहीं है। आप अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं, अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, आप अच्छा इंजीनियर हो सकते हैं। तो सारी सेवाओं को समान भूमिका समाज को देनी चाहिए। आपने कहा कि पेरेंट्स की भूमिका भी बहुत ज़रूरी है। आपने जो बीपीएससी का एग्ज़ाम अभी क्लियर किया है, इसमें फैमिली का कितना योगदान रहा है? नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली पाता हूँ कि मेरे अब्बू जनाब सरवर साहब और मेरी अम्मी मेज़बी खातून, इन्होंने मुझे कभी दबाव नहीं दिया कि आपको इतने ही टाइम फ्रेम में अपने परिवार के लिए योगदान देना है। हालांकि हमें अंदर से लगता है कि फैमिली को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि प्रेशर का ना होना मेरे लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था। और मेरे घर में एक जॉइंट फैमिली वाला माहौल है। मेरे चचा हैं जनाब मासूम रजा साहब, और एक चचा जिनका इंतकाल हुआ जनाब ताइज साहब, और एक छोटे चचा हैं आबिद साहब। तो ये तमाम लोग घर का माहौल काफ़ी पॉजिटिव बना के रखे, और इन्होंने कोई दबाव नहीं दिया कि अननेसेसरी आपको यही करना है। और मुझे पता है कि अगर मैं असफल भी हो जाता तो आज ये लोग मेरे साथ खड़े होते। तो मुझे परिवार की वैल्यू समझ आई इस प्रतियोगिता में। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं अपने वालिद साहब और मेरी जो अम्मी हैं उन्हीं को श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि उनके लिए समय चुनौतीपूर्ण था और उन्होंने मुझसे ज़्यादा संघर्ष देखा है। मैंने तो नवोदय में पढ़ाई की, दिल्ली विश्वविद्यालय चला गया, लेकिन उन्होंने घर में रहकर सारी प्रबंधन का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। तो मेरे माँ और मेरे अब्बू मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा के स्रोत। खरैया बस्ती में जिस जगह हम बैठे हैं, ये जो खरैया बस्ती है, यहाँ के युवा नशे की ओर ज़्यादा उनका जो है झुकाव है। आपके फैमिली पॉलिटिक्स फैमिली से हैं आप, इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया कि इस समाज को सुधारा जाए और अच्छे लोग यहाँ पर सुधर जाए, नशे से दूर हो जाए। अभी तक ऐसा कुछ हद तक मुमकिन हुआ है, और बाकी अभी दिख नहीं रहा है ऐसा कि ये संभव हो पाए कि ख़त्म हो जाए। तो इस पर किस तरह से क्या संदेश देंगे युवाओं को, और किस तरह से इस पर रोक लगाई जा सकती है? मेरा युवाओं को कहना है कि आप मैदानों से बाहर मत जाइए, आप स्पोर्ट्स फैसिलिटी में जाइए। पहले आप देखते होंगे गांव में टूर्नामेंट्स होते थे तो बच्चे इतना नशे के आदी नहीं थे। आज उनके लिए इंटरटेनमेंट के जो एस्पेक्ट है वो नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, और पेरेंटिंग में भारी गिरावट आई है। तो पहले की पेरेंटिंग काफ़ी इफेक्टिव पेरेंटिंग होती थी। तो मेरा मानना है कि ये तमाम चीज़ें अगर हम करें तो बेहतर होगा। और दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रग की समस्या है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, हर लेवल पर बात करने की ज़रूरत है, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल है। हम इंडिविजुअल लेवल पर किसी की दुकान बंद करवाने जाएंगे तो वहाँ विवाद होगा, हो सकता है आपको गलत तरीके से फंसाया भी जा सके। मैं एक संभावना की बात कर रहा हूँ, ये होता है, मेरा कहना नहीं है। तो इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी सक्रिय होना होगा, जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी सक्रिय हैं। आपने अच्छा विवरण दिया कि हमारे परिवार ने भी इंडिविजुअल लेवल पर कोशिश की है, जो सराहनीय है। ऐसे हर परिवार को आगे आना चाहिए, और हर बच्चे को एक मनोवैज्ञानिक बीमार व्यक्ति की तरह देखिए आप। उनके लिए कोई हेटरेट नहीं रखिए मन में, क्योंकि कोई नशे में है तो उनके पास कंट्रोल कम होता है। तो यही माध्यम है मुझे लगता है उनको सुधारने का। अभी आपके घर में एक हादसा हुआ, जब आप दिल्ली में थे, आपको पता चला इस तरह की बात हुई, आप हालांकि एग्ज़ाम दे चुके थे, तो सुनने के बाद किस तरह से फील हुआ? एक तो आज रिजल्ट जो कल आया वो इससे एक खुशी भी है, लेकिन घर में गम का भी माहौल है, तो कैसे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं इस चीज़ को? ये वाकई मेरे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जो हमारे चचा जान थे जनाब ताइज आलम साहब, वो मेरी काफ़ी वो इसको कंसर्न थे कि कहीं सेटल हो जाएं, कहीं ठीक ठाक नौकरी मिल जाए। और मुझे पता था कि 1-2 दिन में परिणाम आने वाले हैं, लेकिन मैं उस समय बैडमिंटन खेल रहा था और मुझे पता चला कि मेरे चचा का इंतकाल हो गया। तो वो बहुत चैलेंजिंग टाइम था। लेकिन फिर वही है कि जो अल्लाह है या फिर जो जिनके भी जो भगवान हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं कि कितनी साल किन की आयु होनी चाहिए। ये अपूर्णीय क्षति तो है हमारे परिवार के लिए, तो बहुत चैलेंजिंग था, मैं बस इतना कहूँगा। और उस दुख को कम करने में इस रिज़ल्ट ने
अगर किसी की थोड़ी सी भी मदद की है तो मुझे अपने ऊपर गर्व होगा। ऐसा लगता है कि अगर वो चचा होते आज तो वो देख पाते कि आप इस बड़े बड़े एग्ज़ाम को लगता नहीं, ये तो श्योर था कि अगर वो होते तो आज शायद मिठाइयाँ बट रही होती, शायद वो लोगों से मिलते और बहुत सारे लोगों से मैं भी मिल पाता, कॉल कर पाता। लेकिन भारी मन है, काफ़ी दुखी मन है, लेकिन जीवन का मुझे लगता है यही अर्थ है, हम सभी को एक दिन जाना है और सुख दुख तो चलता ही रहेगा। एक दिन पहले उनका इंतकाल हुआ, अगले दिन रिज़ल्ट आया, तो ये एक संदेश है और भी लोगों के लिए कि जीवन हमेशा एक समान नहीं होगा, समय बदलता है और बदलेगा भी, और जिनकी क्षति होती है तो उनसे तकलीफ़ तो होता ही है। अंत में हमारे अररिया के जो लोग हैं और जो दर्शक देख रहे हैं हमें, उनको क्या संदेश देंगे जो बीपीएससी फेस करना चाहते हैं? मैं जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनसे कितना एक कहना चाहूँगा कि आप किसी भी सेवा को कम मत समझिए। मैं लगातार कहता हूँ कि महिमा मंडन किसी भी सेवा का गलत है। आपको प्लेयर बनना है, आप खिलाड़ी बनिए। आपको अगर पत्रकारिता करनी है तो उसमें अच्छा कीजिए, जहाँ मन करता है वो कीजिए। और मैं पेरेंट्स से अपील करता हूँ, बेहद भावनात्मक अपील है कि अपने बच्चों को किसी खास पेशे को लेकर दबाव मत डालिए। आप यदि कोई चीज़ नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे ही उस चीज़ को करें। उनके मानसिक जो हालत की आपने जिक्र किया, उनका ख्याल रखना चाहिए और युवाओं को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।